हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। मैया सम्मान योजना को लेकर बवाल। अब महिलाएं बोलीं, गड़बड़ी थी तो पहले कैसे आया पैसा? प्रदेश की सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई। काफी महिलाओं को इसका लाभ भी मिल रहा है जिनको मैया सम्मान की राशि नहीं मिल रही है। योजना का लाभ पाने के लिए मुख्यालय का चक्कर लगा रही है। होली के पूर्व व चल रहे रमजान के महीने के बीच कई महिलाओं के खाते में एक साथ 7,500 रुपये आए। उन पैसों से होली का रंग चढ़ा दिखा। रमजान के महीने में सहूलियत मिलती रही। रमजान का माह खत्म होने के बीच ईद की खरीदारी भी हो रही है। जिन मैया के खाते में पैसे नहीं आए वो उनके स्वजन परेशान मुख्यालय का चक्कर काट रहे हैं। होली के बाद 17 मार्च को कार्यालय खुला। बाद से प्रतिदिन लोग मुख्यालय पहुंच रहे हैं। बाजार सा माहौल वहां देखने को मिल रहा है। महिलाओं ने दागा सवाल कुछ बीडीओं से, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर से, कुछ पंचायत सचिव, कुछ आंगनबाड़ी सेविका से तो कुछ पंचायती राज जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में जानकारी ले कारण जानने का प्रयास करते दिख रहे हैं। किसी तरह की गड़बड़ी और डीबीटी कराने वाले लाभुकों की सूची कार्यालय परिसर की दीवार पर लोग अपना नाम ढूंढ नई प्रक्रिया के लिए प्रयासतर दिख रहे हैं। कुछ महिलाओं का कहना है कि यदि कोई गड़बड़ी थी तो फिर उनके खाते में राशि कैसे आई? ऑनलाइन करने के बाद पंचायत सचिवालय में फॉर्म जमा करने के बाद एक बार भी राशि की प्राप्ति नहीं होने वाले अलग परेशान हैं। किसी त्रुटि के कारण नाम कटने की बात पर वो संबंधित जानकारी लेने के लिए प्रयासरत हैं। आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र और आधार कार्ड में नाम पता मिसमैच होने और जांच करने की बात पर कहते हैं कि शादी के बाद महिलाओं के टाइटल में थोड़ा परिवर्तन होता है, सभी जानते हैं। यदि उसे नाम काटने का आधार बनाया गया है तो वह गलत है। प्रशासनिक पदाधिकारियों और सरकार को यह बात समझनी चाहिए। मैया सम्मान व महिला सशक्तिकरण के नाम पर चलाई जाने वाली इस योजना में किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। सभी मनिया का सम्मान होना चाहिए। झारखंड में भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने रविवार को आम जनता के साथ बूथों पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 120वां एपिसोड सुना, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को नागपुर संघ मुख्यालय जाने को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। पीएम राष्ट्रभक्तों के संगठन के मुख्यालय गए हैं और कांग्रेस को पेट में दर्द है तो उसे दूर से नहीं बल्कि संघ मुख्यालय जाकर नजदीक से संघ को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो कसाब जैसे आतंकवादी को बचाने के लिए रात दिन एक कर देती है। प्रधानमंत्री तो वहां गए जहां देशभक्ति पढ़ाई जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इधर उधर घूमते रहते हैं। अच्छा होता एक बार संघ कार्यालय जाकर संघ को देखते और समझते। इसके पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी रांची महानगर की ओर से मोरहाबादी के पाही बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में महानगर भाजपा अध्यक्ष वरुण साहू सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोगों को भारतीय नव वर्ष एवं ईद और सरहुल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण देश है। कहा कि नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम में भारत की परंपरा, संस्कृति, विरासत, योग, आयुर्वेद की चर्चा सभी एपिसोड में प्रायः रहती ही है। उन्होंने कहा कि मन की बात में आज फूलों की यात्रा जैसे विषय में महुआ की चर्चा काफी प्रेरक है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री के जरिए विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के जरिए अपनी विरासत और संस्कृति से जुड़े रहने की बातों को उजागर किया। कहा कि प्रधानमंत्री का अपनी जड़ों से जुड़ने वालों को बड़ा तूफान भी विचलित नहीं कर सकता। यह प्रेरित करने वाला आह्वान है। उन्होंने कहा कि मन की बात में महान सांस्कृतिक विरासत, भारत की प्रगति, आम जन की सहभागिता, नवाचारों की चर्चा तथा विश्व
और भारत की चुनौतियों की चर्चा भी शामिल है। उन्होंने गौरवशाली अतीत से प्रेरित होते हुए विकसित भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने में हर नागरिक की भूमिका सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम को क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, मनोज सिंह सहित प्रदेश के पदाधिकारीगण कार्यकर्ता विभिन्न जिलों में बूथों पर शामिल हुए। झारखंड में बरसेंगे आग के गोले, ईद और सरहुल पर कैसा रहेगा मौसम? झारखंड के सभी जिलों में अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव होगा। इस बार राज्य में चिलचिलाती धूप में ईद और सरहुल का पर्व मनेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। सभी जिलों का तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहने का अनुमान है। इससे तेज धूप से परेशानी होगी। हालांकि 3 और 4 अप्रैल को बादल छाए रहने की संभावना है। चाईबासा का तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। चाईबासा का तापमान राज्य भर में शनिवार को सबसे ज्यादा रहा। अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक था, जबकि पिछले 24 घंटे में 0.6 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी गई। रांची का अधिकतम तापमान शनिवार को 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 7.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जबकि पिछले 24 घंटे में 1.9 डिग्री सेल्सियस की कमी रही। वहीं न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस अधिक व पिछले 24 घंटे में 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। शहरों का अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस में शहर अधिकतम तापमान रांची 33.4, जमशेदपुर 33.6, मेदिनीनगर 37.5, बोकारो 38.5, चाईबासा 39.4, चतरा 33.5, गढ़वा 35.7, गोड्डा 38.5, गुमला 34.7, हजारीबाग 33.6, जामताड़ा 35.6, खूंटी 34.5, लोहरदगा 33.5, पाकुड़ 37.5, सिमडेगा 36.8 है। प्रकृति पर्व सरहुल 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसे लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं शोभा यात्रा में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। इसके तहत शहर में सुबह 6 से रात 12 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर वर्जित रहेगा। इस दौरान सभी भारी और बड़े वाहन रिंग रोड होकर ही अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। दोपहर 1 बजे से सिरमटोली सरना स्थल की ओर व मेन रोड में सामान्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वाहनों के लिए क्या है? रूट प्लान रांची के यातायात पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक निजी और यात्रों वाहनों के लिए एसएसपी आवास चौक से, एसएसपी चौक से कचहरी चौक, शहीद चौक जाने वाले मार्ग में सामान्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके अलावा सर्कुलर रोड से आने वाले वाहन जेल चौक तक ही पहुंच सकेंगे और उसी जगह से अन्य जगहों पर संचालित हो सकेंगे। वहीं जाकिर हुसैन पार्क से कमिश्नर चौक, रेडियम चौक आने वाले रोड में भी सामान्य वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। यहां से यहां तक वाहनों का आवागमन रहेगा। बंद पुराना नगर निगम कार्यालय वाले मार्ग से कमिश्नर चौक, अपर बाजार से शहीद चौक, चडरी तालाब से अल्बर्ट एक्का चौक, थड़पखना वाले मार्ग के साथ साथ पुरुलिया रोड से सर्जना चौक, विष्णु सिनेमा मार्ग से मेन रोड की तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का आवागमन पर पाबंदी लगाई गई है। पश्चिमी अपर बाजार से टैक्सी स्टैंड तक भी नहीं आ जा सकेंगे। पश्चिमी अपर बाजार से टैक्सी स्टैंड के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों के आने जाने पर रोक रहेगी। वहीं चर्च रोड से मेन रोड, उल हाउस के पास मेन रोड की तरफ, करबला चौक से रतन पीपी कंपाउंड से सुजाता चौक, राजेंद्र चौक से ओवरब्रिज होकर सुजाता चौक, पटेल चौक से मुंडा चौक, बहु बाजार से मुंडा चौक होते हुए सिरमटोली, जमशेदपुर रोड, नामकुम क्षेत्र से चुटिया कितारी बगान होकर मुंडा चौक या बहु बाजार तक सामान्य वाहनों के आवागमन रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कांटा टोली से बहु बाजार आने जाने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन भी बहु बाजार तक होगा।
इसके बाद वहां से चुटिया थाना तक ही वाहन चालक जा सकते हैं। साथ ही साथ पिस्का मोड़ से रातू रोड न्यू मार्केट चौक की तरफ भी सामान्य आ जा नहीं सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि रांची के अन्य मार्गों में सरहुल शोभा यात्रा के अवसर पर यातायात को आवश्यकता अनुसार डायवर्ट किया जाएगा। झारखंड के जमशेदपुर में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात गैंगस्टर एवं शार्प शूटर अनुज कनौजिया मारा गया। पुलिस ने उस पर 2,50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। अनुज पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 से अधिक वर्षों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और मुख्तार अंसारी गिरोह से जुड़ा हुआ था। इस ऑपरेशन को उत्तर प्रदेश विशेष कार्य बल एसटीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस और गैंगस्टर के बीच काफी देर तक गोलियां चलीं, जिसके बाद अनुज कनौजिया ढेर हो गया। पुलिस ने उसके पास से 9 mm और 0.32 बोर की 2 पिस्तौल भी बरामद की, जिनमें से 9 mm की पिस्तौल आमतौर पर पुलिस और सैन्य बलों द्वारा उपयोग की जाती है। अनुज कनौजिया उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों विशेष रूप से मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ में अपराध की दुनिया में कुख्यात था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और जबरन वसूली जैसे 23 आपराधिक मामले दर्ज थे। मऊ जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव निवासी 42 वर्षीय अनुज ने अपराध की शुरुआत वर्ष 2003 में रानीपुर थाना क्षेत्र में अपनी पहली हत्या से की थी। इसके बाद उसने अपराध की दुनिया में अपनी पैठ बना ली और कई गंभीर मामलों को अंजाम दिया। मुख्तार अंसारी गिरोह से संबंध अनुज कनौजिया उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का खास शूटर था। बताया जाता है कि उसने अपने शुरुआती दौर में व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते अपराध की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन बाद में मुख्तार अंसारी के संरक्षण में एक पेशेवर अपराधी बन गया। अंसारी के प्रभाव से उसे अपराध जगत में नई पहचान मिली और वह रंगदारी वसूली, हत्या और ठेके पट्टों में दखल देने लगा। 5 बार मऊ सदर से विधायक रहे मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के बांदा स्थित एक अस्पताल में संदिग्ध हृदयाघात से मौत हो गई थी। अंसारी के निधन के बाद उसके गैंग के कई गुर्गों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया था, जिसके चलते अनुज भी लंबे समय से फरार चल रहा था। अनुज 2022 से अपनी पत्नी रीना के साथ जमशेदपुर में रह रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके रिश्तेदार शिवरत्न को 2 वर्ष पूर्व गिरफ्तार किया, तब वह पहचान छुपाकर वहां से फरार हो गया था। कुछ समय बाद उसने दोबारा जमशेदपुर में ही शरण ली और व्यापारियों से रंगदारी वसूलने और ठेके पट्टों में हस्तक्षेप कर अवैध उगाही का धंधा जारी रखा। पुलिस को उसकी लोकेशन का सुराग मिलने पर एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने शनिवार रात उसे घेर लिया। पुलिस की चेतावनी के बावजूद उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और अंततः वह मारा गया। झारखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ की इस कार्रवाई को अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस प्रभारी के राजू से मिला। तेलंगाना राज्य में जाति सर्वेक्षण के पश्चात ओबीसी को 42% आरक्षण देने पर कांग्रेस के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रदेश प्रभारी से झारखंड में स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय के गठन की मांग की गई। साथ ही तेलंगाना के तर्ज पर झारखंड में भी जातीय सर्वेक्षण कर शहरी नगर निकाय चुनाव कराने व राज्य के 7 अधिसूचित जिले जहां ओबीसी का आरक्षण 0 है, वहां जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की भी मांग की गई। मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, अभिलाष साहू, आरसी मेहता, सिद्धनाथ सिंह, डॉक्टर शिवानंद काशी, सुनील जायसवाल, रामावतार कश्यप, ध्रुव चंद्रवंशी, अमित कुमार आदि उपस्थित थे। जमशेदपुर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 दिवसीय कोल्हान स्तरीय हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS वर्कशॉप आयोजित किया गया। इसमें राज्य से आए डाटा मैनेजरों ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सरकारी अस्पतालों में हो रहे स्वास्थ्य संबंधित कार्यों को पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया से अवगत कराया। इस प्रशिक्षण में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य संस्थाओं में हो रहे कार्यों को पोर्टल पर डालने की जानकारी दी गई। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिरपाल ने कहा कि HMIS पोर्टल पर प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों का डेटा अपलोड होने से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकृत और पारदर्शी डाटा उपलब्ध होगा। इससे स्वास्थ्य नीति निर्माण, संसाधन वितरण और जरूरतमंदों तक सेवाओं की पहुंच में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, परिवार नियोजन सेवाएं और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का सटीक आंकड़ा सुनिश्चित करना है, ताकि योजनाओं को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम में SEMO, RCH पदाधिकारी, DDM, पब्लिक हेल्थ मैनेजर, तीनों जिलों के डाटा मैनेजर और अन्य लोग उपस्थित थे। नक्सली संगठन के नाम पर मांगा लेवी, 5 कुख्यात अपराधकर्मी गिरफ्तार। आमदा OP अंतर्गत रेलवे साइट पर लेवी मांगने के उद्देश्य से मारपीट और हथियार लहराने मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में अभिनाश हासदा उर्फ जितेन हासदा, धर्मेंद्र लागुरी उर्फ कलुआ, डॉन उर्फ शत्रु उर्फ डीजो के जीरो भैया उर्फ तमरिया, सुभाष दौराई उर्फ समाधान, अभिनाश कुमार सिंहदेव उर्फ अंशु सिंहदेव और राजकुमार जोंको शामिल है। उक्त जानकारी सरायकेला खरसावां SP मुकेश लुनियात ने प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी अपराधी पूर्व में भी हत्या, रंगदारी, मारपीट, आर्म्स एक्ट, सिंगल US0 एक्ट जैसे गंभीर अपराध में जेल जा चुके हैं। वहीं नक्सली संगठन के नाम पर सभी अपराधी इलाके में खौफ पैदा कर रहे थे। क्या है मामला? SP ने कहा कि 24 मार्च की रात आधा दर्जन की संख्या में अज्ञात लोगों के द्वारा पिस्टल और डंडा से साइट पर सो रहे साइट कर्मियों के साथ मारपीट कर, पिस्टल का भय दिखाकर रंगदारी मांगने एवं बंद लिफाफा में पश्चिमी सब जोनल कमेटी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नाम के लेटर पेड पर संगठन के लिए लेवी मांगने की शिकायत थाना को मिली। इस संबंध में खरसावां थाना कांड सन 030/2025 दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए SDPO सरायकेला के नेतृत्व में SIT टीम का गठन किया गया, जिसके बाद गठित टीम द्वारा छापेमारी कर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। देश के जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निवासी प्रमाणमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन जमा करना चाहते हैं या फिर अपने आवेदन के स्टेटस को चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। दरअसल आवास प्लस सर्वे ऐप के माध्यम से इस प्रक्रिया को सरलता के साथ किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों PM आवास योजना ग्रामीण सर्वे की प्रक्रिया तेजी के साथ हो रही है, तो ऐसे में सरकार का यही प्रयास है कि ग्रामीण निवासियों को सर्वे की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कोई कठिनाई न होने पाए। इस तरह से इस एप्लीकेशन पर आप पंजीकरण के साथ साथ अपने स्टेटस को भी आसानी से जांच सकते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम आपको आवास प्लस सर्वे ऐप की जानकारी देने वाले हैं। आप अगर अपना आवेदन जमा करना चाहते हैं या आप पंजीकरण कर चुके हैं, इन दोनों ही स्थिति में आपके लिए यह पोस्ट महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए हमारे इस पोस्ट को आपको पूरा पढ़ना काफी लाभ दे सकता है। यह एक ऐसी सरकारी आधिकारिक एप्लीकेशन है जिसका उपयोग देश के ग्रामीण निवासी सर्वे को पूरा करने में कर सकते हैं। बताते चलें कि PM आवास योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया इस एप्लीकेशन के माध्यम से काफी सरल है। इस प्रकार से आवेदन स्वीकार होने के बाद ग्रामीण निवासी योजना का लाभ लेने में सफल होते हैं। आपको हम यह भी जानकारी दे दें कि PM आवास ऐप के माध्यम से आवेदन देने वाले व्यक्ति की पहचान की जाती है। यदि आवेदक पक्के आवास के लिए पात्रता रखता है, तो ऐसे में इनके नाम को लाभार्थी लिस्ट में सम्मिलित किया जाता है। आवास प्लस सर्वे ऐप के लाभ। आवास प्लस सर्वे ऐप के अंतर्गत कई प्रकार के फायदे प्राप्त होते हैं, जिनके बारे में हमने नीचे बताया है। आवास प्लस सर्वे ऐप के माध्यम से PM आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा सकता है। आवेदन जमा करने के बाद इस ऐप के द्वारा आप अपने आवेदन के स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों की पहचान के लिए इस एप्लीकेशन के द्वारा ऑनलाइन सर्वे किया जा रहा है। घर बैठे ही आप सर्वेक्षण में हिस्सा ले सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से
सर्व को पूरा कर सकते हैं। आवास प्लस सर्वे एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन देने पर पारदर्शिता बनी रहती है और साथ में समय भी बचता है। आवास प्लस ऐप के माध्यम से सर्वे कैसे करें? अगर अपने आवास प्लस सर्वे ऐप को डाउनलोड करके इसमें लॉगिन कर लिया है तो इसके बाद आपको विवरण दर्ज करने के लिए निम्नलिखित चरण अपनाने पड़ेंगे। लॉगिन होने के बाद आपको डैशबोर्ड पर प्रोफाइल का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को रांची के खेलगांव में होगा। कोरोना के कारण पार्टी का 12वां केंद्रीय अधिवेशन काफी सीमित तरीके से आयोजित किया गया था। इस बार पार्टी 13वां केंद्रीय अधिवेशन बड़े पैमाने पर करने की तैयारी कर रही है, जिसमें झारखंड के अलावा 8 से 10 अन्य राज्यों के झामुमो पदाधिकारियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। बड़े पैमाने पर होने वाले केंद्रीय अधिवेशन के लिए केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर कई कमेटियों का गठन भी किया गया है और उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इन सब के बीच झामुमो कार्यकर्ताओं और आम लोगों में कल्पना सोरेन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता और लोग इस बात पर कयास लगा रहे हैं कि विधायक कल्पना सोरेन की झामुमो की केंद्रीय राजनीति और संगठन में एंट्री होगी या नहीं। कुछ लोग उन्हें पार्टी का केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाने की बात कह रहे हैं। उनका तर्क है कि चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद से केंद्रीय उपाध्यक्ष का एक पद रिक्त है। वहीं कई कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जिन्हें उम्मीद है कि विधायक कल्पना सोरेन को संगठन में केंद्रीय महासचिव के महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। झामुमो के 13वें महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के सवाल पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय से बात की गई। उन्होंने कि पार्टी में कल्पना सोरेन की भूमिका को किसी पद से नहीं जोड़ा जा सकता। दिशोम गुरु शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगे वह उसका निर्वहन करेंगी। झामुमो प्रवक्ता भले ही ऐसे दावे कर रहे हों, लेकिन यह भी सच है कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कल्पना सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला विंग का केंद्रीय अध्यक्ष बनाने की भी चर्चा है। यह महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली है। जिस तरह से कल्पना सोरेन ने मैया सम्मान यात्रा के दौरान आधी आबादी के बीच अपनी छाप छोड़ी है और वह लोकप्रिय हुई है, पार्टी नेतृत्व कल्पना सोरेन को जेएमएम महिला मोर्चा की कमान देकर आधी आबादी के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहेगा। वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि अगर जेएमएम के 13वें अधिवेशन में कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। पार्टी ने सभी वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया है और कल्पना सोरेन का महिमा मंडन किया जा रहा है। पारिवारिक पार्टियों में ऐसा होता भी है। पहले शिबू सोरेन अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री की मां उपाध्यक्ष। फिर से यही दोहराया जाएगा। इस बार पार्टी के 13वें अधिवेशन में बिहार चुनाव को लेकर भी खास चर्चा होगी। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि हमारी कोशिश बिहार में 3 से 4 विधानसभा सीटें जीतने की है। हम वहां 7 से 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके नेता हेमंत सोरेन ने एक तानाशाह के सामने घुटने नहीं टेके, तब से उनकी और झामुमो की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ी है। उन्होंने कहा कि राजनीति में 1 सीट 3 सीट हो जाती है और फिर 3 सीट 9 सीट हो जाती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिहार में इंडिया ब्लॉक में उनकी अनदेखी नहीं की जाएगी।